कि अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि हम लोग महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, तो फिर इस सदन में इस चर्चा में भाग लेकर के संसद के अंदर हुई घटना की भर्त्सना करेंगे, उसकी निंदा की जानी चाहिए। फिर कि जो एक्ट बन गया है जिसमें महिला आरक्षण बिल कानून बन गया है, भारतीय जनता पार्टी चाहे तो अगले चुनाव में ही लागू कर सकती है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जिन्हें सबसे बड़ी भूमिका निभानी है, पता नहीं किस भार की वजह से वो सत्ता का साथ देते हैं। महिला आरक्षण विरोधी दलों को अंदाजा नहीं है कि बहनों का ये वोट महिला विरोधी इन दलों को सजा देने के लिए हुआ है। तो क्या महिला आरक्षण संशोधन बिल फिर से आने वाला है? क्या सरकार अगले सत्र या फिर विशेष सत्र में नया बिल लाने वाली है? क्या लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ने वाली है? क्या 2034 नहीं बल्कि 2029 आम चुनाव से ही महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हो जाएंगी? और क्या सरकार अगर अगला संशोधन लाती है तो विपक्ष इसके लिए तैयार होगा? ये वो सवाल हैं जो देश के हर नागरिक के मन में है। ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर महिलाओं को आरक्षण दिलाने का भरोसा दिलाया है। सरकार ने 2026 बजट सत्र के तुरंत बाद 3 दिनों का विशेष सत्र बुलाया और इस सत्र से पहले पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का एक वीडियो आता है जिसमें पीएम मोदी खड़गे से महिला आरक्षण संशोधन बिल पर समर्थन की अपील करते हैं। लेकिन जब लोकसभा में पेश किए गए 3 में से पहले बिल पर वोटिंग होती है तो नतीजा सरकार के खिलाफ होता है और सरकार की तरफ से लाया गया 3 में से पहला बिल गिर जाता है। यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार को नंबर गेम का अंदाजा नहीं था? बिल्कुल था। पार्लियामेंट्री प्रोसेस में सरकार जब भी कोई बिल लाती है तो उसे लेकर पूरा जोड़ घटाव किया जाता है और आमतौर पर यह परंपरा भी रही है कि सरकार विरोधी दलों के सांसदों को भी अपने समर्थन में वोट कराने के लिए बैकडोर से संपर्क करती है। 12 साल में ऐसा पहली बार था जब मोदी सरकार का कोई बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिस बिल को संशोधित कर यानी कि अमेंड कर सरकार पास कराना चाह रही थी वो तो 2023 में पहले ही भारी बहुमत से पास होकर कानून बन चुका था। तो इसीलिए पहले इस बिल के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। संविधान में 106 अमेंडमेंट के जरिए 3 बदलाव किए गए थे। पहला, आर्टिकल 330A, महिलाओं को लोकसभा में 1/3 आरक्षण मिलेगा। दूसरा, आर्टिकल 332A, विधानसभा में भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलेगा। और तीसरा, आर्टिकल 334A। इस बिल के पास होने के बाद जो पहला सेंसस होगा और उसके बाद जो पहला डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद जो पहला चुनाव होगा उसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व की जाएंगी। और यही तीसरा संशोधन शायद फिर से इस बिल को लाने का कारण बना। अब कैसे, ये भी समझिए। 2023 में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आया। अब इस चुनाव के दौरान राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने 2 नैरेटिव का जमकर इस्तेमाल किया था। पहला, संविधान खतरे में है और दूसरा, जाति आधारित जनगणना। आम चुनाव में विपक्षी दलों को इसका जबरदस्त फायदा भी मिला, खासतौर से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश को। लेकिन इसके साथ ही सरकार पर जाति आधारित जनगणना का दबाव भी बढ़ने लगा। विपक्ष का कहना है कि इसी दबाव की वजह से सरकार ने जाति आधारित जनगणना का ऐलान किया है। इस बात को और बल इसीलिए भी मिल जाता है क्योंकि जाति आधारित जनगणना का ऐलान ऐसे वक्त में किया गया था जब भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था। अब यहां से 2 अलग अलग सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। पहला, 2023 का संशोधन जिसके आधार पर आरक्षण 2029 से लागू होता क्योंकि डिलिमिटेशन 2026 की सामान्य जनगणना के आधार पर होना था जिसे आसानी से 3 साल में पूरा किया जा सकता था। अब दूसरी तस्वीर बनी जातिगत जनगणना के ऐलान की बात जिसमें महिला आरक्षण 2029 की जगह 2034 में लागू होता। ऐसा इसीलिए क्योंकि जातिगत जनगणना एक लंबा प्रोसेस है
3 साल में 140 करोड़ से ज्यादा लोगों की जाति के साथ गिनती करना, फिर सीटों का बंटवारा करना और परिसीमन करना, ये पूरी प्रक्रिया 2029 तक पूरा करना बिल्कुल असंभव जैसा है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसी वजह से यानी 2029 से ही 1/3 महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सरकार 131वां संशोधन बिल लेकर आई, जिसमें 2011 की जनगणना के आधार पर महिलाओं को सदन में 1/3 आरक्षण देने का प्रावधान था। लेकिन विपक्ष इस संशोधन के लिए तैयार नहीं हुआ और अब यहाँ एक और सवाल है कि आखिर विपक्ष ने इस बिल का विरोध क्यों किया। याद कीजिए 2023 का नारी वंदन अधिनियम बिल, उस वक्त भी सरकार के पास एक स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि 2/3 बहुमत नहीं था, लेकिन केवल 2 सांसदों को छोड़कर पूरे सदन ने सरकार के समर्थन में वोट किया। पहला AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और दूसरा उन्हीं की पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील, क्योंकि ये दोनों ही सांसद मुस्लिम महिलाओं के लिए भी अलग से आरक्षण की मांग कर रहे थे। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग थी। जहां 2023 में 2 विपक्षी सांसदों को छोड़ के सभी ने बिल का समर्थन किया था, वहीं इस बार पूरा विपक्ष इस बिल के विरोध में एकजुट था। बिल के समर्थन में 298 तो बिल के विरोध में इस बार 230 वोट पड़े। विपक्ष इसके लिए 3 दलील दे रहा है। पहला, बिना चर्चा जल्दबाजी में लाया गया बिल, दूसरा ग्रे मैंडरिंग और तीसरा दक्षिण के राज्यों के साथ अन्याय। अब एक एक करके इन तीनों पॉइंट्स के बारे में आपको बताते हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने बिना चर्चा इतने बड़े बदलाव का प्रस्ताव रख दिया। एक दिन पहले सांसदों को इसका ड्राफ्ट दिया गया और विपक्ष ने इस पर अपनी नाराजगी जताई। विरोध की दूसरी वजह बताई गई ग्रे मैंडरिंग। ग्रे मैंडरिंग 2 शब्दों से बना है। दरअसल अमेरिका का एक राज्य है मैसाचुसेट्स। यहाँ पर 1812 में जेरी नाम के गवर्नर ने ये खेल खेला था, जिसमें उन्होंने अपनी एक करीबी को जिताने के लिए एक सीट बनाई जो कि सैलमेंडर्स नाम की छिपकली के आकार की थी। इसमें जेरी ने अपने करीबी के सभी समर्थकों को एक सीट में पैक कर दिया था। अब विपक्ष का आरोप है कि सरकार इसी प्रोसेस को अपनाकर सीटों का आकार तय करेगी ताकि चुनाव में उसे इसका फायदा मिल सके। ग्रे मैंडरिंग प्रैक्टिस में 2 प्रोसेस को अपनाया जाता है। पैकिंग यानी कि अपने विरोधियों या फिर समर्थकों को एक सीट पर बांध देना, और दूसरा क्रैकिंग, अपने विरोधियों या फिर समर्थकों को अलग अलग सीट में फैला देना ताकि वोटिंग में इसका फायदा उठाया जा सके। और विरोध की सबसे बड़ी वजह थी दक्षिण के राज्य। दरअसल हिंदी पट्टी और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी जहां पर एक के बाद एक चुनाव जीत रही है, वहीं दक्षिण में अभी भी विपक्षी दल बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए हैं। विपक्ष और खास तौर पर दक्षिण भारत की पार्टियां, इनका आरोप है कि डिलिमिटेशन के जरिए नॉर्थ इंडिया के प्रोपोर्शन में उनकी सीटें कम हो जाएंगी। अब याद कीजिए, बहस के दौरान जब ये मुद्दा उठा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा ना होने का एक मौखिक आश्वासन भी दिया था। इस चर्चा के दौरान अमित शाह 1 घंटे के अंदर नए प्रस्ताव को लेकर आने के लिए भी तैयार हो गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिलहाल आबादी के हिसाब से नहीं बल्कि हर राज्य की 50% सीटें बढ़ा दी जाएंगी। हालांकि ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अब यहाँ जनसंख्या को लेकर नॉर्थ और साउथ की लड़ाई को भी थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि साउथ के तकरीबन हर राज्य आज से नहीं बल्कि आजादी के बाद से ही आबादी के आधार पर डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। 1951 की जनसंख्या के आधार पर 5 सीटें बढ़ी। 1961 की जनसंख्या के आधार पर 494 से 522 सीटें हो गई। इस दौरान एक पैटर्न देखा गया कि उत्तर के राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन दक्षिण के राज्यों ने फर्टिलिटी रेट पर काबू कर लिया था। यहाँ पर दक्षिण के राज्यों को लगा कि केंद्र में उनकी आवाज कमजोर हो रही है, और यही वो वक्त था जब इंदिरा गांधी की कांग्रेस कमजोर पड़ी। 1967 से 1971 तक इंदिरा की सरकार डीएमके और लेफ्ट की मदद से चली। 1971 में फिर सेंसस हुआ। 1973 में सिक्किम की एक सीट मिलाकर अब लोकसभा में 543 यानी कि 543 सीटें हो गई। लेकिन इमरजेंसी के बाद फिर से इंदिरा गांधी पर दक्षिण के राज्यों का ठीक ठाक दबाव बढ़ा, और इसकी वजह थी इमरजेंसी के दौरान उत्तर भारत में इंदिरा गांधी का विरोध। कहा यह भी जाता है कि इंदिरा समझ गई थी कि उत्तर भारत से उन्हें अगले चुनाव में बड़ा समर्थन नहीं मिलना है, और इसी वजह से 1976 में एक नया प्रावधान लाया गया, जिसमें लिखा गया कि अगले 25 साल तक यानी कि 2001 तक आबादी के आधार पर डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन नहीं किया जाएगा। 1977 के चुनाव में इसका असर दिखा।
नॉर्थ इंडिया में इंदिरा का सुपड़ा साफ हो गया, जबकि साउथ से उनको ठीक ठाक समर्थन मिला। 2021 तक ये विवाद खत्म हो गया, लेकिन 2021 में फिर से ये मुद्दा उठा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार डीएमके के समर्थन से चल रही थी, तो फिर उस वक्त के कानून मंत्री अरुण जेटली ने नया प्रावधान लाया। क्या था प्रावधान? प्रावधान ये था कि अगले और 25 साल तक, यानी जब तक पॉपुलेशन को लेकर पूरे देश में जागरूकता न आ जाए, परिसीमन को फिर से रोक दिया गया। अब 2026 के बाद एक बार फिर डिलिमिटेशन पर बहस जारी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंदिरा और अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी की सरकार भी दक्षिण के राज्यों के खिलाफ नहीं जाएगी। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 50% वाले फॉर्मूले पर संसद में आम सहमति बन सकती है। वही फॉर्मूला जिसका जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में किया था। और अगर ऐसा होता है कि 2029 चुनाव से न सिर्फ सीटों की संख्या बढ़कर 800 से अधिक हो जाएगी, बल्कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण भी मिल जाएगा। अब पीएम मोदी अपनी सभाओं में महिलाओं को किसी भी हाल में आरक्षण दिलाने का जिक्र कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार 2029 चुनाव के पहले इस बिल को लेकर क्या फैसला लेती है और विपक्ष उस बिल पर कैसे रिएक्ट करता है।